मैं मोहम्मद साबिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा बैच शुरू हुआ है। इसमें पहला टॉपिक हमारा टाइम एंड टेंस का है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है और पहले हम इंडेफिनिट को ही पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे आज हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ जाए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड। अब हम यहाँ क्यों समझ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, देखिए जब तक हम ये नहीं पता लगाएंगे कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तब तक हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है पहचानना कि टेंस पास्ट इंडेफिनिट कब होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब डिड है तब पास्ट इंडेफिनिट होगा और साथ ही साथ इसमें मेन वर्ब से भी पहचान की जाती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि टेंस में हेल्पिंग वर्ब का जिक्र है और डिड हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मर्ज कर दिया जाता है जिससे सेकंड फॉर्म की उत्पत्ति होती है, सेकंड फॉर्म जन्म लेती है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट की एक पहचान है और ये बताती है कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सभी में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। तो डिड दिख जाए या सेकंड फॉर्म दिख जाए, टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। पहचान देखिए, पहचान क्या होती है, ये क्या काम करता है, क्या कार्य करता है, ये बताने वाला हूं मैं ये नहीं बताऊंगा ता था ती थे ते थी या फिर गई ई ए, ये सब नहीं बताने वाला हूं मैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से समझेंगे कि चीज होती क्या है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या जिक्र होता है। देखिए इसमें 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 पास्ट की हैबिट, पास्ट की कोई हैबिट का जिक्र होगा। सही है, पास्ट की कोई हैबिट आ जाए तो उसका जिक्र होगा। दूसरी बात यह है इसमें और क्या जिक्र होगा, देखिए इतिहास की कोई घटना, इतिहास की कोई घटना हो, इतिहास की कोई घटना का जिक्र होगा। जैसे इतिहास की घटना कैसी होती है, भारत ने 1947 में आजादी हासिल की और ऐसी महात्मा गांधी जो है 1948 में मरे। और भी कुछ इतिहास की घटनाएं जैसे कि मुगल भारत में 1526 में आए। तो ये जो इतिहास की घटनाएं हैं इनका जिक्र अगर होता है तो उनको क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाने वाले हैं। तो और भी कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे इसमें। फिलहाल इन दो बातों को आपने समझ लिया है, ये पास्ट की हैबिट को बताता है और इतिहास की घटनाओं का जिक्र आएगा तब भी हम उनको क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी इस चीज पर आप फोकस मत कीजिए, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा वहां आप फोकस करना, वहीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि स्ट्रक्चर्स का जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्ट्रक्चर्स को नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखिए हमारे पास हर एक टेंस के 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था कल और आज पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और साथ ही साथ हमारा सेकंड टाइप। मैंने कल आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप में जो नोट होता है वो कहां लगता है, वो हम आज नहीं बोलने वाले हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, फिर नोट आएगा और फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म है और नीचे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको ये अभी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, तब सेकंड फॉर्म का जन्म होता है। यहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड को अलग कर दिया है, इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। और ये एक स्पेशल केस है, ये क्या है, एक स्पेशल केस है सेकंड फॉर्म का, जैसे कि कल हमने फिफ्थ फॉर्म का स्पेशल केस समझा था। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप यहां भी समझे हो
कि यहां भी डिड और हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को, डिड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग कर दिया गया है, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म बची है। सेकंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारे हुए स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चन मार्क लगने वाले हैं दोनों तरफ। मैंने आपको ये बताया था कल कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में नोट सब्जेक्ट के किसी भी तरफ लग सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन सटा हुआ होना चाहिए, लगा हुआ बराबर में होना चाहिए। ये तो हमारे हुए स्ट्रक्चर, कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब हमने समझा है। उसके बाद हमने जाना था कि पास्ट की हैबिट और इतिहास की कोई घटना है, उसके बारे में ये बताता है। अब हम समझने वाले हैं इसके सेंटेंस कैसे होते हैं। पहले कुछ जर्नल सेंटेंस बनाते हैं रूल रेगुलेशन से अलग। पहले जर्नल सेंटेंस को समझते हैं। जर्नल सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल, ये एक जर्नल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है आपने, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। ये एक जर्नल सेंटेंस है, यहां इस पर रूल जो हमारे नियम होते हैं, खास नियम होते हैं, वो लागू नहीं होता है। एक और सेंटेंस, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ये भी एक जर्नल सेंटेंस है। एक इंट्रोगेटिव बनाते हैं डिड यू लर्न योर लेसन, ये भी एक जर्नल सेंटेंस है। तो जर्नल सेंटेंस को तो आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में बना सकते हैं। एक और सेंटेंस, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ये भी एक जर्नल सेंटेंस है, सो आप कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन अब हम जर्नल सेंटेंस की बात नहीं करने वाले हैं, अब कुछ खास नियम की बात करेंगे, कुछ खास रूल्स लिखेंगे, वहां से समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या है। सबसे पहले हम एक रूल लिखते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा शुरू होता है अब, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि सेंटेंस में वर्ब, कुछ हमारी एडवर्ब होती है। कैसी एडवर्ब? देखो, जैसे कि एक हमारी एडवर्ब होती है सेल्डम, कल हमने प्रेजेंट में लिखा था सेल्डम, ठीक है। नेवर, ये सेल्डम का ही एक भाई है। फिर एक है जनरली, फिर एक है ओकेजनली, फिर एक है हमारा समटाइम्स, फिर एक है हमारा डेली। ईटीसी लिख दो, ऑलवेज भी आ जाएगा इसमें, ईटीसी। ये हो मैं इनका यूज हो तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब मैं आपको दोबारा एक पूरी बात बताता हूं। यदि सेंटेंस में इन वर्ब का यूज हुआ हो तो टेंस क्या होगा? इन एडवर्ब का यूज हुआ हो तो टेंस क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। पास्ट टेंस में, जैसे कि हमने कल समझा था कि प्रेजेंट टेंस में यदि निम्न एडवर्ब का यूज हुआ है तो टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि पास्ट टेंस में निम्न एडवर्ब का यूज हुआ है तो टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इंडेफिनिट पर लागू होता है, ये जनरली इंडेफिनिट को बताने वाले एडवर्ब है। पहला एग्जांपल समझते हैं, ही सेल्डम वेंट टू दिल्ली, ही सेल्डम वेंट टू दिल्ली। देखो यहां पर सेल्डम का यूज हुआ है, यानी कि हमारी वो एडवर्ब आ गई जिस पे हमारा रूल लगता है। तब सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है भी। यहां एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। एक और एग्जांपल, ही गो टू स्कूल डेली। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ही के साथ क्या लगा हुआ है? गो, और बाद में क्या लिखा हुआ है? डेली। डेली लिखा हुआ है। चलिए डेली आ गया है, इसमें का है? बिल्कुल है। क्या इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट रखें या प्रेजेंट इंडेफिनिट?
तो देखिए प्रेजेंट का जिक्र हुआ है तो डेली तो प्रेजेंट में भी आ जाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ जाता है। बस गलती ये हो गई है कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, वर्ब हमने प्लूरल लगा दिए। बस इसको गोस करने की जरूरत है, सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरीके से भी सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल समझिए आप, एग्जांपल एक और लिखते हैं पहले। कोई एक नया एडवर्ब लेते हैं, देखो जैसे जी जनरली, जनरली जैसे कि आई जनरली, आई जनरली, आई जनरली एट राइस, आई जनरली एट राइस, ये एक सेंटेंस है। इसमें जनरली का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेंटेंस को बनाया है। अगर हम इस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस बनाना चाहें या फिर इस सेंटेंस को करना चाहें पास्ट परफेक्ट बनाना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि एडवर्ब ये कह रहा है कि इंडेफिनिट होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो केवल इंडेफिनिट में यूज होते हैं। ये हमारा एक नियम हुआ। रूल नंबर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब जब पास्ट के किसी टाइम का जिक्र हो, यदि हम पास्ट के किसी टाइम का जिक्र करें, जैसे जैसे लास्ट, एक टाइम में लास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, ये पास्ट के टाइम है। यदि ये सेंटेंस में आ जाएं तो टेंस क्या होगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल ही केम विलेज, ही केम विलेज टू डे एगो, ही केम विलेज टू डे एगो, 2 दिन पहले आ गया। देखो एगो का जिक्र हुआ है पास्ट के समय का, तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, जो कि है भी। ये एक सही है। आगे देखो एक और सेंटेंस, लास्ट को लेते हैं, लास्ट को। ही पास्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कब? लास्ट ईयर कर दो, लास्ट ईयर। एक और सेंटेंस देखते हैं, आपका लेते हैं यस्टरडे का। ही चलो आपका सब्जेक्ट आई बनाते हैं। कभी आप समझो कि ये सारी फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही यूज हो रही है इसके साथ, जी सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर। यहां पर यस्टरडे की बात करते हैं, आई। अब यस्टरडे टेंस सेंटेंस में यस्टरडे को लेकर आते हैं, किस तरीके से लाएंगे? देखो सब्जेक्ट बनाया हमने आई को, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। ये इस तरीके से देखिए, पास्ट के यदि टाइम का जिक्र है सेंटेंस में तो टेंस हमारा क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ये 2 रूल्स हुए हमारे। अब इसके बाद में हम एक अगला नियम लिखते हैं। वो नियम क्या है? देखिए नियम ये है, एग्जाम देखिए रूल नंबर 3 लिखते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 रूल क्या कहता है हमारा? देखिए 2 फ्रेज होते हैं, एक हमारे पास होता है इट इज टाइम, या फिर हम कह सकते हैं इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। 2 तरीके के समय है हमारे पास, 2 तरीके के फ्रेज हैं। यदि हमारा इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इन दोनों के बाद में अगर टू लगा हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि इन 2 के बाद में टू नहीं लगा है, टू, इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, हाई टाइम। यदि इनके बाद में, दोनों के बाद में, इन दोनों के बाद में क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर क्लोज हो जाएगी, फिर सेकंड फॉर्म का यूज करने वाले हैं। ये हमारा
एक नियम है तीसरा नियम। इस नियम को कंप्लीट करते हैं। इस तरफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं। पहले लेते हैं इट इज टाइम का। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू। अब टू लगाया है तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्टार्ट ए बिजनेस, टू स्टार्ट ए बिजनेस। एक और एग्जांपल, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू। फिर टू आ गया है तो अब क्या आना है? क्या सेकेंड फॉर्म आएगी, क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये देखना है। तो नियम ये है, अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद टू लगा है तो फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट आएगा तो सेकेंड फॉर्म। यहां टू आ गया है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू गो होम, इट इज टाइम टू गो होम। ये एक सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज हाई टाइम। अब क्या मैंने हाई टाइम को ले लिया है, ठीक। अब यहां मैं सब्जेक्ट लगाने वाला हूं, बी। अब मैंने यहां सब्जेक्ट लगा दिया है। उसके बाद जब यदि सब्जेक्ट आए तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया है? सब्जेक्ट बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड ऑन एग्जामिनेशन, बी फोकस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। यदि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम का यूज सेंटेंस में हो, उसके बाद टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट आएगा तो सेकंड फॉर्म। एक और एग्जांपल, एक और रूल लिखते हैं। रूल नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है? चौथा रूल नंबर क्या कहता है? हमारे तीन हो गए हैं, चौथा लिख रहे हैं हम। चौथा रूल हमारा क्या कहता है? चौथा रूल ये कहता है जब वाक्य में एक कार्य जारी है, एक कार्य चल रहा है। यदि वाक्य में एक कार्य क्या है? चल रहा है, तब ही कोई घटना घटे, यदि वाक्य में काम चल रहा है तब कोई घटना घटे तो उस घटना की वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होगी, पास्ट इंडेफिनिट होगी। यानी जब वाक्य में कार्य चल रहा है उस समय कोई घटना घटे तो जो घटना घटी है उसकी वर्ब क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट होगी। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखो किस तरीके से। कैसे? When I was sleeping, जब क्या हो रहा था? मैं सो रहा था। क्या हुआ? He had come, वह आया। यह हमारा सेंटेंस है। तो देखो कब आया वो? जब वह सो रहा था। तो सोने का काम चल रहा था, सोने के दौरान एक घटना घटी काहे की? उसके आने की। तो उसके आने की जो घटना घटी है वो काय में होनी चाहिए थी? पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि नहीं है, पास्ट परफेक्ट में है। ये कॉम्बिनेशन गलत है। इसको सही करने के लिए इसे क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसे दोनों को काटकर के में लगाना पड़ेगा, यही हमारा सही सेंटेंस है। तो इस तरीके से ये हमारा रूल है, इसको आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से एक दो रूल और है, कुछ जनरल रूल है, उनको आप समझ सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड, और इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे लगातार। हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और साथियों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा ये यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी शुरुआत की गई है इसकी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि हम ग्रो कर सकें और हमारा ये यूट्यूब चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक अंतिम रूल है, रूल बुक क्या कहता है? देखो यहाँ पर अंतिम रूल देखकर हम समाप्त करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? इतिहास की कोई घटना का जिक्र है, इतिहास की
कोई घटना, इतिहास की कोई घटना। जैसे इतिहास की कोई घटना है तो काय में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जांपल से समझते हैं कैसे, देखो जैसे कि भारत को आजादी 1947 में मिली, ये इतिहास की कोई घटना है, तो इस घटना को काय बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947। तो देखो ये 1947, भारत को 1947 में आजादी मिली, तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इतिहास की घटना है तो पास्ट इंडेफिनिट, ये बना क्या दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस गलत है, यहां क्या होना चाहिए था हमें, गोट। क्या होगा, गोट, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर गोट लगाएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एक और एग्जांपल, गांधी जी डाइड इन 1948। ये एक सेंटेंस है, इतिहास की घटना। ऐसी इतिहास की एक घटना और, मुगल केम टू इंडिया, या फिर केम इन इंडिया लिख लो, भारत में आए थे, केम इन इंडिया इन 1526। ये हमारी एक इतिहास की घटना है। तो ये कुछ 5-6 नियम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए टेंस से रिलेटेड एग्जाम में 3 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पूछा जाएगा, या फिर कहां से पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा इंडेफिनिट से। इंडेफिनिट में से भी 2 जगह से, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 2 जगह से, पास्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी हम पढ़ेंगे सबको, लेकिन हमने इन 2 को डिटेल में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपका प्रश्न टेंस से रिलेटेड हो, जितना हमने पढ़ लिया है, हालांकि आप आगे का भी पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप अब तक का पूछेंगे तो वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम शुरू करेंगे अपना फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसके साथ कुछ और भी पढ़ लेंगे हम, क्योंकि वो छोटा टॉपिक होगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए कल बात करते हैं।